बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार पर काफ़ी चोट किया, काफ़ी तनकीद किया उस डिसीजन को लेकर जो लद्दाख को लेकर लिया गया। हालांकि कल ही राजनाथ सिंह जो कि दिफा वजीर हैं, उनकी जानब से पार्लियामेंट में ये बात कही गई है कि जो चाइना है या चाइना के साथ जो LAC पर मामला चल रहा है उस पर जो मामला तय हुआ है वो अब दोनों फौजें अपनी अपनी मकाम की तरफ जाएंगी, यानी डिसएंगेजमेंट हुआ है। और इस डिसएंगेजमेंट को लेकर अब राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चाइना के सामने सरेंडर किया। यहां तक कि राहुल गांधी ने यह अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चाइना के सामने माथा टेक दिया, क्योंकि राहुल गांधी का मानना है कि जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है वो चाइना को दी गई है। ये काफ़ी बड़े इल्ज़ामात जो आज राहुल गांधी की जानब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर डाले गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फिंगर 4 तक जो ज़मीन है वो हिंदुस्तान की है, लेकिन 3 और 4 फिंगर जो है वो चाइना को सौंप दी गई है और इसी चीज़ को लेकर कोई एग्रीमेंट हुआ है। इस तरह से उनका मानना है कि वज़ीर आज़म या मुल्क की सरकार ने हिंदुस्तान की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये ज़मीन जो है चाइना को दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक ज़मीन जो है उस पर भी नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार खामोशी नज़र आई। इस हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए आपकी नजर करते हैं। The more important strategic area, Depsang Plains. Why have the Chinese not moved back? These are the real questions. Why have they not withdrawn from Gogra and Hot Springs? It's a very clear thing that has happened. The Prime Minister of India has given Indian territory to China. हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। यह सच्चाई है। हिंदी हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। चलिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जानब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने आज सरकार को कटघरे में खड़ा किया और जो कई सारे इल्जामात जो है वो सरकार पर लगा दिए, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर लद्दाख की जो ज़मीन है उसको लेकर। लेकिन साथ ही साथ आज जो पार्लियामेंट की कार्रवाई चली, इस कार्रवाई में रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि अनंतनाग पार्लियामानी हल्के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आज कुछ सवालात लेकर ऐवान में हाजिर हुए और ऐवान में उन्होंने सवाल किया बजट का जवाब देते हुए कि जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। हसनैन मसूदी का ये भी इल्ज़ाम था कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा या वाज़ेह प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये बजट उन स्टेट्स के ओरिएंटेड है जहां पर इलेक्शंस होने हैं, चाहे वेस्ट बंगाल है या कोई और है। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की जानिब से फ्रूट के इंपोर्ट पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेब की इंडस्ट्री है, जो मेवा इंडस्ट्री है, उसको भी नुकसान पहुंचा है। आर्जी मुलाजमीन का भी उन्होंने जिक्र किया और उसके साथ साथ कुछ वैकेंसीज जो है उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने मजीद क्या कहा,
आइए आपकी नज़र करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा यहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि क्या है सारा बजट केंद्रित है उन स्टेट्स पर जहाँ पर के इलेक्शन होने वाला है। अब देखिए 30,478 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन बनाया गया है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ 104 करोड़, 40,000 करोड़ के करीब टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री बिल्कुल परेशानी में है। अब अफगानिस्तान के जरिए इंपोर्ट किया जा रहा है फ्रूट ताकि हमारे सेब को एक दचका दे और हमें डिसएम्पावर किया जाए। तो नई एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज के लिए कोई बात नहीं। कहा गया है कि 84,000 के करीब असामियाँ खाली हैं। हमारे 80,000 के करीब डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, आप अनुराग जी आप तो रुचि देते ना कश्मीर में थोड़ी, 80,000 के करीब हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स बैठे हैं और जिनके जो पेमेंट्स नहीं होती हैं वो रेगुलरली, उनको इन पोस्ट्स के जो भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं 4 क्लास के पोस्ट, उनको जो ऑलरेडी हैं 10-10 साल से 20-20 साल से इंतजार कर रहे हैं। NYC को बराबर वो रेगुलराइजेशन है जो यूथ कॉर्पस है। तो इसी तरह जो हमारे CIC इंचार्ज हैं, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर के इंचार्ज हैं, उनको नहीं। तो बहुत एक बड़ी तादाद है डेंटिस्ट की जो ऐसे ही बैठी है, बेकार बैठी है, तो उसमें करें। तो उसके अलावा पावर सेक्टर में तो कोई नई चीज नहीं। और एक नया चलन चला है कि कारगिल के साथ भेदभाव करने का। अनुराग जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में दी गई, कारगिल में नहीं। LG के लिए कहा गया वो कारगिल में भी बैठेगा, लेकिन बैठते नहीं है वहाँ, सिर्फ वहाँ पर ही डिविजनल कमिश्नर, तो कारगिल में नहीं। तो एयरपोर्ट जो कारगिल का है अभी उसमें कोई हुई ही नहीं, कोई पेशरफ। जोजिला टनल अभी ऐसे ही है। जो हमारा रोड स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई इनपुट्स नहीं, उसमें कोई एलोकेशन नहीं। तो इन रिहेबिलिटेशन पैकेज कोई नहीं, क्योंकि ये कोविड की वजह से और हमारा पहला बड़ा लॉकडाउन हो गया 5 अगस्त 2019 से, उसके लिए भरपाई के लिए कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रोविजन नहीं। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि कल भी मुख्तलिफ अजला में, खासतौर पर किश्तवाड़, बांडीपुरा और बारामूला में DDC इलेक्शंस के हवाले से काउंसिल के इंतखाब के लिए, काउंसिल के चेयरपर्सन के इंतखाब के लिए वोटिंग होनी है। और इसमें जहां बांडीपुरा में भी PHD को काफ़ी सख्त मुकाबला होगा, वहीं पर बारामूला में भी ये मुकाबला नज़र आ सकता है। लेकिन बारामूला और बांडीपुरा के साथ साथ अगर किश्तवाड़ का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, खासतौर पर अगर हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आपको डेटा देंगे। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 6 कैंडिडेट्स है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट भी है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 7 वोट कल आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट्स यहाँ पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ये सीट जो है काउंसिल की, ये फीमेल के लिए रिजर्व हुई है। और जब फीमेल के लिए रिजर्व हुई है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई फीमेल कैंडिडेट ही नहीं है, नंबर 1। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास और कांग्रेस के पास ये फीमेल चेहरे हैं और ये यहाँ पर चेयरमैन या नायब चेयरमैन के लिए, उस ओहदे के लिए अपनी नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा है। और क्या कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करेगी? और अगर कांग्रेस सपोर्ट करेगी तभी जाकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीत सकता है। लेकिन इंद्रवाल, छात्रू और ठाकरी 2 ऐसे इलाके हैं जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने कांग्रेस के गढ़ में जाकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरा दिया है। तो इस तरह से देखने वाली बात होगी कि जो इक्वेशन सियासी तौर पर वहां पर बनी हुई है, क्या इस इक्वेशन में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी। हालांकि इस हवाले से टॉप लेवल पर भी अब गुफ्तशनीर जो है वो शुरू हो गई है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के को चेयरपर्सन का ओहदा दिया जाए और जो नाइब चेयरपर्सन है उस हवाले से जो कांग्रेस है उसके लिए हकदार तस्वर की जाते हैं। लेकिन इसी तरह का इक्वेशन अगर हम बारामूला में भी देखेंगे, बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, PDP को 2, कांग्रेस को 3 और उसके साथ साथ इरफान हफीज़ जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो वहाँ से जीत के आए थे, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं PAGD कैंडिडेट को। इस तरह से उन्हें
अभी तक 7 ही वोट हासिल हुए हैं, जो अभी तक नजर आ रहा है कि कौन किसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो 3 हैं उनमें से एक वोट माना जाता है कि वो सबीना बेग जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसके सपोर्ट में नजर आ रही है, और इसके साथ साथ अपनी पार्टी का भी एक कैंडिडेट है और इंडिपेंडेंट जो है वो भी एक है, और इसके अलावा पीसी के 3 कैंडिडेट है, और इक्वेशन यहाँ 7-7 का बना हुआ है। लेकिन इस 7-7 में अगर कांग्रेस का उम्मीदवार पीएचडी को तीनों उम्मीदवार जो है अपना सपोर्ट करते हैं तो फिर पीएचडी का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात कल ही होगी कि क्या यहाँ पर पीएचडी की जो कैंडिडेट है क्या वो यहाँ से जीत कर निकलती है या कि फिर सफीना बेग जो कि उनके मद्दे मुकाबल यहाँ पर होगी। लेकिन साथ ही साथ इरफान हफीज लोन उससे पीएचडी की जानिब से वाइस चेयरपर्सन के ओहदे के लिए यहाँ उन्हें नामजद किया गया है, और अब देखने वाली बात होगी कि कल ऊंट किस करवट बैठ सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बांडीपोरा में भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम बात करेंगे गुलगाम कुपवाड़ा के उस कुंबे की जिसका 8 साल का बच्चा 3 साल पहले जो वहाँ का एक मकामी नाला है गोशी नाला, वहाँ से उसकी लाश बरामद की गई थी, और उसके बाद तारीख 21 जुलाई साल 2018 की थी। उसके बाद एहतजाज भी चली, पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था और इल्ज़ाम भी लगा था, और आज इन एहतजाजी मुजाहिरीन का मानना था कि 3 साल मुकम्मल हो गए लेकिन इस हवाले से अभी भी कातिलों को सज़ा नहीं दी जाती है। उनका मानना है, और उन्होंने आज का जो एहतजाज है पुलिस और क्राइम ब्रांच के खिलाफ खास तौर पर किया है, और उनका मानना है कि अभी तक भी कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। 7 बेटियों में एक ही बेटा था, ये लड़ रहा था एक ही, जैसा बल्ब था घर में वैसा ये एक था, वो बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अभी तक कातिलों को पता नहीं चला, ना किसी को गिरफ्तारी हुआ था अभी तक, ना कुछ हुआ था। इतना बाद मैंने क्राइम को दे दिया, मैंने सोचा कि मुझे वहाँ इंसाफ मिल जाएगा। अभी तक मैं चक्कर काटते काटते मैं बहुत थक गया कि ना इंसाफी हो रहा है मेरे साथ। अभी आज कल परसों एसपी इम्तियाज साहब मुझे बोल रहा है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डीआईजी को कुछ पूछना था, करते करते मैं थक गया था। देखो मेरा घर का हालात क्या है कि बहुत मुश्किलात है मेरे लिए, दिन ब दिन गुजर रहा, और बच्चे भी बालियाँ गए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा है कि इंसाफ मिल जाएगा मुझे, मगर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा मेरे साथ, मुझे इंसाफ मिल जाएगा। मुझे लगता है कि पैसा खर्च कर रहा था ये बहुत लोग, तब तो बस मैं इंसाफ चाहता हूँ। डीसी साहब से ब्रोह गुजारिश कर डीसी साहबस दित इंसाफ, क्राइम वेक इंसाफ मिलान की। बस इस पेशेंट बह मर मे ऑपरेशन सरसी पान बस कर डीआईजी साहबस क्राइम एक्स अपील, बस कर क्राइम एक्स एसएसपी साहबस एसपी साहबस मे दित इंसाफ। मे 7 कोड़ 7 कोड़ों मज मे लड़का सह कोर बेदर्दी सत कत्ल, वन तन तस नर त मिलान की, सह जोल तेज आब सज कम रपि बगरा क्या गरीब सद खतर आवाज गसान की। मे नश रपि कि मी आवाज तुलान गवर्नमेंट की। बस अपील कर मे दियो इंसाफ, अगर इंसाफ दिन की बह पन पान जलित क्राइमस ब्रोह कन कोड़ आयाल निम बह मे दिल जलित, मे इंसाफ मिलान क्राइमस निश की। चले कुपवाड़ा के बाद क्रालपुरा की भी खबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कत्ल का ही मामला पेश आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो आज एहतजाजी मुजाहरा हुआ, इसमें माना जाता है कि 28 अगस्त साल 2020 को एक शख्स का कत्ल होता है, और आज जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, जिन लोगों ने आज एहतजाज किया, उनका मानना है कि उस शख्स का कत्ल उसकी बीवी ने किया, और उसकी बीवी का कोई दोस्त उनने मिलजुल कर उनके बेटे का कत्ल किया है। लेकिन उनका मानना यह भी है कि पुलिस ने इसमें सही तरीके से अपना काम अंजाम नहीं दिया है। ये एहतजाजी मुजाहिरीन का मानना है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस मामले को 302 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था, जबकि ये 306 के तहत दर्ज हुआ है। मजीद उनके लवाहिकीन का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मे नेचू सजाद अहमद भट्ट, यह मोर पन्ने खानदानी बे तहद यारन 28 अगस्त 2020 बृहस्पति दो दोहस कामि सोनमर्ग डेर काम, अम्स कोर फोन दोपस सी गर नेचू रोजान कहें। यह आव गर वापस ये सात गर वोत गर नजदीक वोत अत लड़के शाहनवाज अहमद भट्ट, अमिस लड़की सत बूझ सजाद अहमद आव यह द्राव और अमिस वोन अमिस क्या करान, अमिस अमिस जफ। अमी दो रोद क्युत कर यमो सजिश, अमी दो रोद क्युत मोरुख यह बृहस्पति दो जुमा दो रोद क्युत शबस मज मोरुख यह कलस दब कोड़मुत हटिस फस मोरमुत। 5 बजे 53 मिनट लड़की करान फोन द्रिस, ये यपरी बस गो क्या कर कथ। अमिस कर अम तुझ पन मोज दोपन सजाद क्या गोमुत, तरो तौर।
यह मे खानदानी वो दोपन है सजाद गोमुत क्या गो गो ये तोत जनाब वो तत वुच यमो लाश पत्थर अमे कोर मे लड़कन वदान वदान फोन दोपन यह मोरमुत बह ये सात तोतनस वोत बस दरवाज अंदर यह लाश पत्थर बेड बन कन लाश नंगे ओसमुत यह कशस इंद्रि मज पे माज लोगमुत क्या जंगन यह पत्थर दरख्त त्रोमुत पत्थर पुलिसन ोट FIR मगर तमो दित 302 तमो लगो 306 तमो दित धोख तमो वनस यम गसन यल कातिल गसन यल कहें ना गन बेल ना गन क्या मगर अस रूद तथ ताजहत रूद तथ सतीस कालस लड़की त गई यल लड़के तो गो यल तो पुलिसन दोन क्या दिस जजन दिस जजन यम धोखस मज प्यारान वो पोस्टमार्टम रिपोर्टस प्यारान प्यारान योतान वो तथ गई 20-25 दह आमतस मगर तथ SHO वो ताल 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 दोपन बह करो फोन यह वोन पत रिपोर्ट वोत मगर होव न कहें यसान यम करुक यम नंग बे रटवुक कातिल कातिलन दियो सजा अस दियो इंसाफ महज खुदा सद तरफ। बात सोपोर की, क्योंकि सोपोर में आज टांगे वालों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, क्योंकि टांगे वालों का मानना है कि उन्हें टाउन में सोपोर कस्बे में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, चलने की इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि सरकार यही कहती है या एडमिनिस्ट्रेशन ये कहते हैं कि उनके चलने से वहाँ पे जाम होता है। उनका मानना है कि उन पर पाबंदी लगाने से उन्हें रोज़गार की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमने मुतलका हुकाम के साथ भी ये मामला उठाया। उनका मानना है कि टांगे वालों को खासकर टाउन में जाने से पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि यहाँ उनके आने से या उनके चलने से ट्रैफिक जैम के मनाजिर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को ही काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टांगे वालों का क्या कहना है और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। मुतालबा कि तंग करान टांग वालन पकन दिवान टोटल कहें यपर वथा लोरियो सया सोन रोजगार मसल करिन हल वन पोलूशन गा कोविड पोलूशन तुम कर बाज़ाब्त गुरन ठेल लगित कोत गो वनस बहुत पन सोचा चलो बह कर मजूर मगर सन बुजुर्ग बे कोत गन वनस वन ऑटो नीयू तुम यम बैटरियन पे पकान तुम पावरी तो ऑटोन क्या करो तुम चलन लायक तुम ऑटो ये माल फेर बरान डब बरान दुकानदारन 20 रपी निवान 30 रपी निवान चौक पे योर तीन खला हस्पताल तीन 20 रपी 30 रपी बल्कि ये इको वल रात यूत 200-250 रपी सवारी इको वलिस कड़ा लेक अस ग टांगस यल चौकस मज रुकान टोटल न कहीं चौक वालिक दुकानदार वन तुम जाम करान बुत कन लागान तुम टांग तवे गा ये भीड़ टोटल उमन करा कहीं चलवन सवार टांग वाल वथान सवार बर यह चलता फिरता गाड़ वाल सुपर बाजार गोलस निश अचान जाम लगान बुत कन मेटाडोर लगान मेटाडोर वोल अड़ मज नेरान ये पे सह लगान बराबर ओड गंट डिमांड क्या सन डिमांड ये ऑटो जरूरत कहें लगिन मुलाजिम नमो 2,500 रपी तनख्वाह डून वतन पे 8 बजे ड्यूटी 6 बजे नेरो यह गवर्नमेंटस अपील कर जरूरत सन बच्चे कड़ो पगह बच्चे दिन जहर यल गई गूल। जो हमने रेस्ट्रिक्शंस का ऑर्डर दिया था टांगे वालों का इन सिविल एरियाज म्यूनिसिपल लिमिट्स वो स्टिल इन प्लेस है, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आई और ना ही आएगी, क्योंकि टांगाज के मोमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स होते थे, हॉस्पिटल एम्बुलेंस नहीं पहुंचती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो जो सिविल एरियाज़ में एंड म्यूनिसिपल लिमिट्स में टांगा का मोमेंट है वो उसका ऑर्डर जो रेस्ट्रिक्शन है वो स्टिल इन प्लेस है और उसमें कोई चेंज नहीं आई है। हाँ, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि टांगा एक हेरिटेज साइन है वगैरह, वो चलना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट सोपोर को एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टांगा चले। बट एज लॉन्ग एज टांगा चलने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो फिलहाल जो रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर है वो इन प्लेस है। डीसी साहब ने जो ऑर्डर, जो डीसी साहब की स्टेटमेंट है उसमें ये भी लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एज सच वर्ड बैन हमने भी यूज नहीं किया और वो भी नहीं करेंगे। बाकी टांगे वाला बिजनेस के लिए कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, एक्सेप्ट
ये जो हमारा म्यूनिसिपल लिमिट्स है। उधर राजौरी में रेडी वालों ने एहतजाज किया। रेडी वालों का मानना है कि उन्हें भी अब कस्बे में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, बल्कि उनको वहां से उठाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इसी तरह का मामला जो है सामने आता है, क्योंकि सरकार कहती है कि चलने फिरने का मौका नहीं है आम सिविलियन को, आम चलने या पेडेस्ट्रियन को, इस वजह से उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन उनका मानना है कि उनकी रोजी रोटी इसी पर मबनी है, मुश्तमिल है, ताहम सरकार को उन्हें ऑल्टरनेट भी फराहम करना चाहिए ताकि वो अपने रोज़गार की सबील कर सके। यहाँ गरीब लोग यहाँ पे रेडियाँ लगाते थे, अरसद राज पहले भी लगाते थे, आज भी लगा रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील है डीसी साहब से और एसएसपी साहब से कि जो ये रेडियो वाले लोग हैं यहाँ पे इनको रेडियाँ लगनी दी जाएं, क्योंकि इन लोगों का पूरा जो डिपेंड है वो इन रेडियो पे ही है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो रेडी से आम गरीब, हमारा राजौरी पुंछ जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं भैया गरीब डिस्ट्रिक्ट है, और रेडियो से लोगों को कम दाम पे चीज़ मिलती थी। जैसे हमारी एक दुकान, एक शॉप से अगर आप 500 रुपये का एक जैकेट लेते थे तो रेडियो से हमें 100 रुपये में गरीब को मिलता था, उससे उसका जिस्म भी डस जाता था। और जहाँ पे एक आम जो रेडियो लगाने वाला वो भी गरीब है, जो लेने वाला है वो भी गरीब है। और इसलिए हमारी अपील है, जो हमारी आज की अपील थी, हमारा प्रोटेस्ट नहीं था, आज की हमारी अपील थी कि डीसी साहब और एसएसपी साहब राजौरी से कि कम से कम हमारी जो यहाँ पर रेडियाँ, इन लोगों को रेडियाँ लगानी दी जाए, तब तक जब तक इनका कोई अल्टरनेट निकलता। जब इनका कोई अल्टरनेट निकल जाएगा, एक अच्छा इनका निकल जाएगा, एक रास्ता निकल जाएगा, एक जगह इनको मिल जाएगी, तब इनको साइड पे आप रेडियाँ लगा के इनको बिठाएं, हमारा उसमें कोई तराज नहीं है। अंदरून सागम के लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका मानना है कि उनका इलाका पिछले 4 माह से पानी की सप्लाई से महरूम है। उनका मानना है कि उन्हें दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, जबकि महकमा के जो मुलाजमीन हैं या महकमा के ज़िम्मेदार हैं वो उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नतीजा यह है कि मकामी आबादी को, ख़ासतौर पर ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सागम के मकामी लोगों का और एहतजाजी मुजाहरीन का क्या मानना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। सर हमें यहाँ जब 16 तारीख को यहाँ वोटिंग हुई थी यार, सर 17 को पानी की गाड़ी यहाँ आई थी, तब से सर इस वक्त तक हमने कोई कुछ नहीं देखा। आपकी वसालत से मैंने आपको फोन किया सर, तो आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार सर। आप जम्मू से आए थे, आप थके हुए थे, तो आपने घर में खाना भी नहीं किया सर, हमारी आवाज आप सुनकर यहाँ पे पहुंचे। तो सर यहाँ पे ना कोई रोड उठाई है। जब हम किसी अफसर या किसी मिनिस्टर के पास फॉर एग्जाम्पल जाते हैं, जब वोटिंग होती है सर, यहाँ पे पोस्टर होते हैं, लोग आते हैं कि भाई वोट डाल दो, ये करो वो करो। सर बाद में जब हम ब्लॉक पे जाते हैं या पीएचई दफ्तर में हमें धक्के देते हैं सर कि आप पीछे चलो, आप तो पंच नहीं है, सरपंच नहीं है, किस लिए आते हैं। सर हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है इस वक्त यहाँ पे सर। ये आपको पता है सर, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो बर्फ है सर ये हम उबाल कर पी रहे हैं। और आप रोड को भी देख सकते हैं, इसको हम चूल्हे पे रखते हैं तो हांडी चूल्हे पे चढ़ाते हैं सर, लकड़ी भी उतने नहीं है सर, तो वो पानी हम उबाल के अपनी जिंदगी इस तरह बसर करते हैं सर। तो इस तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर। मैंने डीसी सैदो साहब को भी जो ट्रांसफर हुआ उसको एप्लीकेशन दी सर, उसने बोला इंशाल्लाह आपका मसला 4 दिन में हल हो जाए। सर मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये डिमांड रखता हूँ कि सर हमारी रोड साफ किया जाए और हमें पानी दिया जाए सर। हम पानी से बहुत मुश्किल से सर, देख ले इस वक्त हमारी क्या हालात है, आपने खुद देखा सर। नाज़रीन, सरकार की जानिब से जहां गुलमर्ग में अब खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, वहीं पर इस खेलो इंडिया प्रोग्राम को टूरिस्ट या टूरिज़म से जुड़े लोग उसका वेलकम करते हैं और उसे एक वेलकमिंग स्टेप करार देते हैं। ताहम जो प्री बुकिंग है उसको लेकर कुछ लोगों के अंदर खदशात है, और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनका मानना है कि इससे जो ये इंडस्ट्री है वो जवाबदेह हो जाती है और उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और यही कहते हैं कि एक अनएथिकल बिजनेस है जिससे वो पसंद नहीं करते हैं। खेलो इंडिया, खेलो जो गेम्स होने वाली है, ये एक वेलकम स्टेप है हमारे लिए प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, कश्मीर प्रमोट हो जाएगा ऑल अराउंड इंडिया, एंड एज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन हम इसको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो टाइम था, क्योंकि गवर्नमेंट अपडेटेड है कि गुलमर्ग मोस्टली सोल्ड आउट है मार्च तक का, जो भी एडवांस बुकिंग्स हुई है, कुछ होटल से हमें हमारे मेंबर्स को मेल आया है कि बुकिंग को रिलीज़ करिए, ये जो अच्छी साइन नहीं है इन टोटलिटी अगर देखा जाए, क्योंकि बिज़नेस जो है वो एथिक्स पे होता है। और जो प्री बुक जो लोग करने वाले हैं, टूरिस्ट जिन्होंने प्री बुक किया हुआ है 1 महीने 2 महीने पहले, हमारे जो मेंबर्स है वो जवाबदेह हो गए हैं वहाँ पे, एंड अनइथिकल बिजनेस को कहा जाएगा इन टोटलिटी। देखिए हमारे मेंबर्स
की स्टेक होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, जो एक अर्नड क्रेडिबिलिटी होती है, जिसमें जो ओवरनाइट नहीं पॉसिबल है, जिसको 10 साल 15 साल 20 साल लगते हैं बनाने में, एक नाम बनाने में, वो ख़राब हो सकती है इससे, क्योंकि रूम जो है 50% जो इन्वेंट्री है वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर की है और होटल्स ऑलरेडी सोल्ड आउट थे फॉर द सेट डेट्स, तो एक सेटबैक हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो खेलो इंडिया खेलों के बारे में जो अभी बात चल रही है सर, वी वेलकम दैट, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि कश्मीर में ऐसी प्रमोशन आई हैं, तो हमें सबको इसको वेलकम करना चाहिए। आगे इसका जो नतीजा बहुत अच्छा होगा, मतलब एज़ पर टूरिज़्म इज़ कंसर्नड। तो बाकी रही बात जो अभी न्यूज़पेपर में भी आया था कि बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, तो लोग परेशानी के हालत में, या टूर ऑपरेटर्स जो है हमारे यहाँ हैं, तो हमारी रिसेंटली डिवकाम साहब से मीटिंग हो गई इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि उन्हें हमें बिल्कुल अवेयर कर दिया, बिल्कुल समझाया कि उनके पास कितने रूम्स ऑक्यूपाई हैं, बाकी रूम्स जो होटलियर्स के पास अपने पास हैं, उनकी जो बुकिंग्स हैं। तो फिर हम कल मुख्तार साहब जो हमारे गुलमर्ग के होटलियर्स के प्रेसिडेंट हैं, मुश्ताक चाय साहब होटलियर्स क्लब के चेयरमैन हैं, हमारी उनसे मीटिंग हुई है। उन्होंने हमें एश्योर कर दिया जो भी उनके पास इन्वेंट्री बची हुई है वो लोकल टूर ऑपरेटर्स को 90 to 100% सिक्योर करेंगी। उनकी बुकिंग्स बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कोई सफ़र न करना पड़े। और आज उनकी भी मीटिंग हो रही है, तो हमें उस मीटिंग का भी वेट है, तो शाम तक हमें भी पता चलेगा कि उन्होंने अपनी मीटिंग में क्या किया, और हम वो आगे अपने मेंबर्स को फॉरवर्ड करेंगे। एंड जो कल उन्होंने हमें एतमाद दिया, जो होप उन्होंने दी कल की, हम पूरी कोशिश करेंगे होटलियर्स के साथ बैठ के गुलमर्ग में जो भी हमारे लोकल टूर ऑपरेटर्स की बुकिंग है उसको सिक्योर कैसे किया जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।